Hello students, welcome to our new video lecture. In this video lecture, we are going to discuss about chapter 1 and it is the second video. So we are going to discuss about basic topics which are being covered under the topic diversity of living world. Right. So here first comes the term biodiversity. बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे एक डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलेगी. टर्म यूज टू रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स in region on earth, yeah, at a particular specific region, right? So what do you mean by this? Actually biodiversity means variety. Yeah, there are various type of plants and animals existing, but they are living at particular place in a particular environment with coordination with each other, right? There can be different kind of plants, animals, organisms as well as microorganisms, and they are going to represent various number of species, right? लेकिन वो सारी स्पीशीज जब एक साथ रह रही हैं तो वो क्या शो कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकली कितना डाइवर्स है वर्ल्ड. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है कि आपकी बुक में भी ये पॉइंट मेंशन मिल जाएगा. देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड बिटवीन द रेंज इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन. तो ये जो स्पीशीज़ हैं जिनकी रेंजिंग होती है बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो बेसिकली 1.7 से 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीशीज़ को ही हम कंसिडर करते हैं, राइट. सेकेंड पॉइंट हियर इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. अच्छा, ये मेजर पॉइंट हो जाता है कि नीड क्या थी क्लासिफिकेशन की. इससे पहले R.H. विटिकर ने जब क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे पहले भी क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस ने दिया था. बट वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों था, उसके बाद इसकी नीड क्यों हुई कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना चाहिए या प्लांट्स को क्लासीफाई करना चाहिए. द रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स थी, वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ थी, और उन स्पीशीज़ में इतना वेरिएशन था. वन स्पीशीज़ इज़ structurally different from each other, or functionally their body structure, their organs are different from one another. उनका metabolism different है, उनका body type different है, उनका habitat different है. तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट आया कि we should classify, we should have a proper classification, right? So R.H. Whitaker in later years gave 5 kingdom classification, and that you have already studied in your class 9th chapter, that is Monera protesta, fungi, plantae, animalia. This was the 5 kingdom classification. So living organisms are classified into the categories so that they could be named, remembered, studied and understood. जो बेसिक पॉइंट था क्लासिफिकेशन का, वो ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि कोई नई स्पीशीज़ आ रही है या अगर नोन हो रही है या डिस्कवर करी जा रही है तो उसको पहले तो उसका नॉमेनक्लेचर हो पाए प्रॉपरली. आफ्टर दैट उसकी रिमेम्बरेंस कैसे करेंगे आप, तो उसका नेम होना बहुत ज़रूरी है, उसका क्लासिफिकेशन एक प्रॉपर चार्ट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. आफ्टर दैट उसकी स्टडी हम कैसे करेंगे. अगर रैंडमली बहुत सारे आपके पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हो, आपको ये पता ही नहीं है कि वो किस ग्रुप में मिलेगा, तो आप कैसे उसको स्टडी करेंगे, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. अगर आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है तो आपको पता है कि आपको सोशल साइंस के पहली बात तो सारे सब्जेक्ट की किस पार्ट में पढ़ना है, देन उसको कैसे से आपको फर्दर किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, सोशल साइंस में, सोशल साइंस के किस पार्ट में पढ़ना है. ठीक है. उसी तरह अगर आपको किसी एनिमल के बारे में पढ़ना है तो साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में पढ़ना होगा. तो ये क्लासिफिकेशन हुआ. तो हमने सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है. उसी तरह यहाँ पे नीड हुई ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की, राइट. अब जब क्लासिफिकेशन हो गया तो सबसे पहला पॉइंट आता है नेमिंग करना. तो नेम हम कैसे करेंगे. नेम करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट आया, और जिस प्रोसेस को, जिसको वर्ल्ड वाइड, जिस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा वो वर्ल्ड वाइड उसी नेम से जाना जाएगा. उस प्रोसेस को कहा गया नॉमेनक्लेचर. ठीक है. ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. IUPAC का नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें आप सारे
एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं या बॉन्डिंग्स हैं, तो उसको कैसे आप नॉमेनक्लेचर करते हैं उसका। ठीक उसी तरह बायोलॉजी में हम बॉटनी और जूलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेम करने के लिए एक इंस्टीट्यूट्स बनाए गए एंड दीज वर लाइक, इसमें कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए गए ऑर्गेनिजम्स को जो साइंटिफिक नेम के नाम से हम जानते हैं। इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, लेकिन कॉमन नेम में हम इसे ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। लेकिन आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछते हैं तो ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, ह्यूमंस आर नोन एज होमो सैपियंस। वो साइंटिफिक नेम है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। कॉमन नेम कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। सो दिस वॉज द मैथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी पर्टिकुलर organism or species. So this process of nomenclature came to be known as identification, right? There have been taxonomists मतलब जो टेक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं, उन्होंने कुछ टर्म्स ऐसे डिसाइड करी और कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया ऐसे बनाए जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे नेमिंग करी गई प्लांट्स और एनिमल्स की। तो इनके लिए कुछ कोड्स डिसाइडेड हुए, जैसे कि प्लांट्स, आपको पता है प्लांट्स बॉटनी का सब्जेक्ट, बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो इन फॉर द नेमिंग ऑफ प्लांट स्पीशीज देयर वाज वन कोड टू बी डिसाइडेड, दैट वाज इंटरनेशनल कोड for botanical nomenclature, and for the nomenclature of animals there was international code for zoological nomenclature। ये evolve हो के आए, ये अब भी हैं, and the scientific names ensure that each organism has only one name। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, एक से ज़्यादा नाम नहीं होंगे। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, राइट। तो उसी नाम से ही वो जाना जाएगा। दैट्स वाई दे ऑल्सो इंश्योर दैट such a name has not to be used for any other known organism। if you have known one bacteria, suppose that typhoid is caused by Salmonella typhi, so Salmonella typhi is a name, scientific name of bacteria, typhoid causing bacteria, but you cannot name that TB causing bacteria also Salmonella typhi because it has its different name। the microorganism causing TB is known as Mycobacterium tuberculosis, right। तो इसी तरह से जो names हुए वो बहुत different हुए। So last point is scientific names ensure that each organism has only one name। I have already told that, right। Coming on to the next slide, here the process of nomenclature, how did it took place, that we are going to talk about। So the process of nomenclature was known to be as binomial nomenclature। The reason behind it was the name was divided into basically two components। First component came to be known as generic or specific epithet generic name। First component was generic name and second was specific or species name, राइट, कि किस पर्टिकुलर स्पीशीज से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस के बारे में आपने क्लास 9 में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी सिस्टमे नेचरे, तो इसमें इन्होंने जो नेमिंग थी, ठीक है, किस तरह से नेमिंग होगी, कैसे नेमिंग करेंगे, उसके बारे में इसमें बहुत अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में ये बताया गया है। Scientific naming of an organism using two words, that's why it was known to be as binomial nomenclature, which each name has two components। First was generic and second was species name। अब रूल जो थे वो रूल क्या थे, नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। वो रूल्स क्या थे, बायोलॉजिकल नेम जो लिखा जाएगा वो पहले के जब साइंसेस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है या अभी भी जर्मन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, इन सब में जनरली हमारी साइंस और बायोलॉजी के नेम्स पाए जाते हैं।
साइंटिफिक नेम्स। तो वो जो लैंग्वेज लिखी जाती थी वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, इसलिए आप अपने ऊपर नेम देखा हुआ सिस्टमा नेचुरे, तो ये आपका लैटिन लैंग्वेज का नेम है। तो एक तो ये लैटिन लैंग्वेज में होंगे बायोलॉजिकल नेम्स, एंड दूसरी इनकी जो राइटिंग की आपके एपिथेट होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, वो इटैलिक्स में होगा। जो आप कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं बोल्ड में होगा, इटैलिक्स में होगा, ये किस तरीके से दिखेगा, तो इटैलिक्स फॉर्म में, थोड़ा सा बेंड फॉर्म में, कर्सिव राइटिंग में लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम्स जब भी लिखे जाएंगे। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वर्ड स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जीनस और स्पीशीज़ क्लास 9 में आपने पढ़ा है superficially, but in detail we are going to discuss in this particular chapter only. Okay, so we will be discussing this further. Both word of biological name should be underlined separately when handwritten and italics if printed. अगर आप अपनी हैंड रिटन राइटिंग में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप फर्दर आप क्लास 11th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर में बायोलॉजी ही लेंगे और यूज़ करेंगे इन नेम्स को। तो जब भी आप लिखेंगे तो देयर माइट बी चांसेस कि आप रनिंग राइटिंग में लिखें और आपके पास आपकी राइटिंग ही कर्सिव हो। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पे कि जो भी आपने साइंटिफिक नेम लिखा है या बायोलॉजिकल नेम लिखा है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रिंट आउट के फॉर्म में या टाइप किया जाएगा तो हमारे पास कंप्यूटर्स में ऑप्शन होता है इटैलिक्स में करने का, देन दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी चेंज इनटू इटैलिक्स, राइट। एक और चीज़ इसमें आती है, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को डिनोट करता है, इसीलिए ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वहीं जो दूसरा लेटर है वो स्पीशीज़ को डिनोट करता है, इसीलिए हम उस लेटर को लिखते हैं स्मॉल वर्ड से। ये 3 बेसिक रूल्स थे जो 4 रूल्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और एग्जाम्पल आता है मैग्नीफेरा इंडिका का, राइट। एग्जाम्पल आएगा मैग्नीफेरा इंडिका का, जिसमें मैग्नीफेरा में M कैपिटल आएगा, I स्मॉल आएगा। यू कैन कंसल्ट टू योर बुक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो नेक्स्ट इज taxonomy. So what do you understand by taxonomy? Actually taxonomy is the process of classification, right? It is the process of classification based on the characteristic of all living organisms that can be classified into taxa. टेक्सोनमी वर्ड जो बना है वो टेक्सा से बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वर्ड टेक्सोनमी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको वर्ड ब्रेक करेंगे यहाँ से तो नॉमी मीन्स नॉमेनक्लेचर, और टेक्सॉन वर्ड टेक्सा से बना है। टेक्सा मतलब एक पर्टिकुलर स्टेम, ठीक है। तो टेक्सोनमी जो वर्ड है कैटेगरी, स्पेसिफिक टर्म आती है कैटेगरी के लिए एक वर्ड दिया गया है टेक्सा, और टेक्सोनमी मतलब है कैटेगरी वाइज उसका नॉमेनक्लेचर करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर ही आता है, जिसमें आप प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, इन सबको हम कैटेगराइज करते हैं। किसके बेसिस पे? कुछ एक बेसिस होगा ना कैटेगराइजेशन का। तो द बेसिस इज दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनमी। इन सब बेसिस पे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब इकोलॉजी क्या रही है, किस हैबिटेट में रहा है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, या कैसा उसका इन्वायरमेंट है, कैसा उसका सेल स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट कैसा है, ग्रोथ कितना शो करता है वो पर्टिकुलर आपका जो स्पीशीज़ है, ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। इन सब के बेसिस पे हम उसको बहुत ईजिली टेक्सोनमिकली कैटेगराइज कर देते हैं, राइट। नाउ कम्स दैट ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। ये कहलाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? क्लासिफिकेशन ही है, टेक्सोनमी ही है। टेक्सोनमी में आप नेम करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स एक स्टडी है जिस स्टडी में आप ये पढ़ते हैं कि जब हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया, सपोज दैट आपने मैमल्स को क्लासीफाई करा या रेप्टीलिया को क्लासीफाई करा, तो वो रेप्टीलिया में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं स्नेक या लेज़ार्ड का, तो और भी कई सारे आपके रेप्टीलिया में एग्जांपल हैं। इन ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट थिंग
कितनी डाइवर्सिटी है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, इनका रिलेशनशिप आपस में कैसा है, प्लस बाकी ऑर्गेनिज्म से कैसा है, राइट। सिस्टमैटिक्स जो है वो क्लासिफिकेशन होने की करने के बाद की स्टडी है, जिसमें डाइवर्सिटी तो हम स्टडी करते ही हैं, but we also study about the relationship between those organisms as well as among others also, right. So coming on to the next point, that is that is taxonomic hierarchy. टेक्सोनॉमिक हायरार्की आप अपने बुक में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, इन योर एनसीईआरटीज इट इज़ मेंशन। टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो होता है, टेक्सॉन अभी हमने बताया आपको कैटेगरीज होती हैं, टेक्सा वर्ड से बना है टेक्सॉन, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती है आपके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का एक प्रॉपर अरेंजमेंट, कैसे आप उस टेक्सोनॉमिक हायरार्की टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आप अरेंज करेंगे। सो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, राइट, it is a process which involves hierarchy of step in which each step represents a rank or category. In this particular hierarchy, each step is going to represent a particular category, since the category is overall part, right, overall part, and it also represents the step and taxonomic arrangement. Each particular step is going to represent the taxonomic arrangement, which is defined on the basis of various characteristics, right. So it is, in simple words, it is only the arrangement of various taxas of classification. So taxonomical study of all living organisms will lead to the development of categories.